आज की हमारी चर्चा भारत की सांस्कृतिक विरासत की दो बहुत ही दिलचस्प बुनियादों पर है। एक वो घर जो पत्थर और आस्था से बने हैं, यानी हमारे मंदिर, और दूसरे वो घर जो सुर और परंपरा से बने हैं, मतलब संगीत के घराने। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के आध्यात्मिक और कलात्मक नक्शे की एक बहुत शानदार झलक देते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुराने चार धाम से लेकर संगीत की इन जानी मानी परंपराओं तक ये बनावटें और विरासतें भारत की पहचान कैसे बनाती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही मंदिर और घराने सिर्फ अपनी अपनी जगह तक सीमित नहीं है। ये ज्ञान, भक्ति और कला के ऐसे केंद्र रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को संभालकर आगे बढ़ाते आए हैं। अच्छा, हाँ, एक इमारतों के जरिए तो दूसरा गुरु शिष्य परंपरा के जरिए। तो फिर शुरुआत करते हैं भारत के आध्यात्मिक स्तंभों से, यानी चार धाम से। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, लेकिन ये सिर्फ चार मंदिर बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा विचार था, है ना? इसके पीछे का असली मकसद क्या था? बिल्कुल, ये एक असाधारण सोच थी। आप सोचिए, 8वीं सदी में जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हाँ, कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। बिल्कुल, तब शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। उन्होंने भारत को तलवार से नहीं बल्कि विचार और तीर्थ यात्रा के धागे से जोड़ने की कोशिश की। वाह! ये उस जमाने की एक तरह से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी। देश के चार कोनों में चार मठ स्थापित करके उन्होंने एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ग्रिड बना दिया। सांस्कृतिक ग्रिड, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब ये कि कोई भी भारतीय, चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो पूरे देश से जुड़ा हुआ महसूस करे। हाँ, एकदम सही। ये चार धाम एक तरह से भारत की सीमाओं को भी परिभाषित करते हैं और लोगों को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहाँ है ये? उत्तर में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ है, जो ज्योतिष मठ से जुड़ा है। हम्म। पूर्व में समंदर किनारे उड़ीसा में पुरी है, जिसका संबंध गोवर्धन मठ से है। पश्चिम में गुजरात के तट पर द्वारका है, जो शारदा मठ से जुड़ा है। और सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम। हाँ, रामेश्वरम, जो वेदांत मठ से संबंधित है। अब आप सोचिए, एक तीर्थयात्री जब इस यात्रा पर निकलता है तो वो अनजाने में ही पूरे भारत की विविधता और एकता को महसूस कर लेता है। शंकराचार्य ने तो पूरे भारत को चार कोनों से जोड़ दिया, लेकिन शिव भक्ति की भी तो एक ऐसी ही पूरे भारत में फैली परंपरा है ना? मैं ज्योतिर्लिंगों के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, क्या वे भी इसी एकता की भावना को दर्शाते हैं? बात यह है कि इन्हें स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू, इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? स्वयंभू का मतलब है कि इन्हें किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया। ये प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। अच्छा। इसी वजह से इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये किसी राजा या राजवंश की देन नहीं, बल्कि सीधे प्रकृति की देन है। तो ये आस्था के सबसे बड़े केंद्र हुए। बिल्कुल, पूरे देश के शैव भक्तों के लिए। और आप इनकी जगह देखिए, केदारनाथ के पहाड़ों से लेकर गुजरात के सोमनाथ तक, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर से लेकर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर तक, ये पूरे देश के ताने बाने में बुने हुए हैं। इन प्राचीन नींवों से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे मंदिर की बात करते हैं जो हमारे समय में बना है और जिसकी चर्चा हर तरफ है, अयोध्या का राम मंदिर। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक वास्तुशिल्प का अजूबा है। इसके बनावट में क्या खास है? अयोध्या का राम मंदिर कई मायनों में खास है। पहली बात तो ये कि इसका डिजाइन सोमपुरा परिवार ने तैयार किया है। सोमपुरा परिवार? हाँ, ये परिवार पिछली 15 पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। 15 पीढ़ियों से? जी। तो यहाँ आपको सदियों पुरानी नागर शैली के परंपरा और आज की सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक संगम देखने को मिलता है। 5 अगस्त 2020 को इसकी नींव रखी गई और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। इसका आकार भी काफी विशाल बताया गया है। स्रोतों में 380 फीट लंबाई और 161 फीट ऊंचाई का जिक्र है और इसमें 5 मंडप और 1 गर्भगृह की बात भी कही गई है। जो लोग मंदिर की वास्तुकला से ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए आप मंडप और गर्भगृह का मतलब समझा सकते हैं। जरूर, मंडप वो बड़े बड़े हॉल या कह सकते हैं बरामदे होते हैं जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा। और गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र केंद्रीय हिस्सा होता है, जिसे अंग्रेजी में वूम चैम्बर भी कहते हैं, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। समझ गई। तो मतलब भक्तों के लिए भी काफी जगह है। बहुत जगह है
और परंपरा के अनुसार एक पवित्र गर्भगृह भी है। मैंने इसकी एक बहुत ही अनोखी सूर्य तिलक विशेषता के बारे में पढ़ा है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये असल में है क्या? ये सच में कमाल की चीज है और ये प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक बहुत ही जटिल ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम है जिसे बनाने में इसरो के वैज्ञानिकों ने भी मदद की है। इसरो ने? हाँ, इसका मकसद ये है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर के ठीक 12 बजे ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें लेंस और मिरर के एक सिस्टम से गुजरकर सीधे रामलला की मूर्ति के मस्तक पर पड़ें और एक सूर्य तिलक बनाएं। अविश्वसनीय। पर क्या ये सूर्य तिलक जैसी चीजें सिर्फ एक आकर्षक विशेषता हैं या इनका कोई गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है? क्या प्राचीन मंदिरों में भी ऐसी खगोलीय गणनाओं का इस्तेमाल होता था? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई नई चीज नहीं है। भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो पूरी तरह खगोलीय गणनाओं पर आधारित हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड और ग्रहों की गति की कितनी गहरी समझ थी। सूर्य तिलक उसी ज्ञान और परंपरा को आज की तकनीक के साथ कह सकते हैं पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं है, ये प्रकृति, विज्ञान और भक्ति का संगम है। और इसके निर्माण में पूरे देश की भागीदारी का भी जिक्र है। 155 नदियों का जल लाया गया था। हाँ, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये इस विचार का प्रतीक है कि जैसे भारत की अलग अलग नदियां बहकर अंत में एक सागर में मिलती हैं, वैसे ही पूरे देश के लोगों की आस्था और भागीदारी इस मंदिर में आकर मिल रही है। तो ये इसे सिर्फ एक जगह का मंदिर नहीं बल्कि पूरे भारत का मंदिर बनाता है। बिल्कुल सही। राम मंदिर की वास्तुकला में हमने सोमपुरा परिवार की पीढ़ियों की परंपरा देखी। परंपरा का यही विचार मुझे घरानों की याद दिलाता है, जहां संगीत की विरासत भी इसी तरह गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये संगीत के घराने क्या हैं? कोई आम इंसान इसे कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए कि घराना संगीत का एक परिवार या स्कूल है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान, एक म्यूजिकल डीएनए होता है। म्यूजिकल डीएनए? हाँ, ये सिर्फ संगीत सिखाने की जगह नहीं है, ये एक पूरी शैली है, एक नजरिया है। एक घराने की पहचान इस बात से होती है कि वो राग को कैसे पेश करते हैं, उनकी आवाज लगाने का तरीका क्या है, वो लय के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब एक खास अंदाज होता है। बिल्कुल। एक घराने का कलाकार जब गाता है तो पारखी लोग सिर्फ सुनकर बता सकते हैं कि ये किस घराने की तालीम है। तो मतलब हर घराने का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। हमारे स्रोतों में सबसे पुराने घराने ग्वालियर घराने का जिक्र है। इसे गंगोत्री भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ख्याल गायकी के घरानों की जड़ें कहीं ना कहीं ग्वालियर से ही जाकर जुड़ती हैं। इसके संस्थापक थे हद्दू खान, हसू खान और नत्थू खान। उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जो बहुत दमदार और खुली आवाज पर जोर देती है। अच्छा। इनकी गायकी में राग का एक सीधा, सरल और साफ सुथरा रूप देखने को मिलता है। इसीलिए इसे गंगोत्री कहते हैं, जहां से ख्याल गायकी की मुख्य धारा निकली। और ग्वालियर घराने से जुड़े एक बहुत बड़े नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर का भी जिक्र है। उनका क्या योगदान था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक क्रांतिकारी थे संगीत के क्षेत्र में। क्रांतिकारी? हाँ, उस समय में संगीत या तो राजाओं के दरबारों तक सीमित था या फिर कोठों तक। आम आदमी के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना लगभग नामुमकिन था। पलुस्कर जी ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने भारत का पहला सार्वजनिक संगीत विद्यालय गंधर्व महाविद्यालय खोला और संगीत को टिकट वाले कार्यक्रमों के जरिए आम जनता तक पहुंचाया। तो उन्होंने संगीत का लोकतंत्रीकरण किया। बिल्कुल। उन्होंने संगीत को एक सम्मानजनक पेशा बनाया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। ग्वालियर के अलावा आगरा घराने का भी नाम आता है। इसकी क्या पहचान है? आगरा घराने की गायकी में आपको एक तरह की मर्दानगी और जोश महसूस होगा। इसकी जड़ें महान संगीतकार तानसेन से जुड़ती हैं, क्योंकि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान तानसेन के दामाद थे। अच्छा, तानसेन से? जी। ये घराना अपनी लयकारी यानी लय के साथ मुश्किल और जटिल खेल के लिए जाना जाता है। इनकी गायकी में एक रौब और दबदबा होता है। और किराना घराना? मैंने पंडित भीमसेन जोशी का नाम सुना है, वो इसी घराने से थे। इस घराने की खासियत क्या है? बिल्कुल सही। अगर आगरा घराना लय प्रधान है तो किराना घराना सुर प्रधान है। सुर प्रधान? हाँ, यहाँ एक एक सुर को बहुत डूबकर, बहुत शांति और भावना के साथ लगाया जाता है। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान में की थी। इस घराने की गायकी में आपको एक गहरी शांति और एक आध्यात्मिकता का एहसास होगा।
और हाँ, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल जैसे महान कलाकारों ने इस शैली को पूरी दुनिया में मशहूर किया। भीमसेन जोशी जी के बारे में तो ये कहानी मशहूर है कि वो गुरु की तलाश में बचपन में ही घर से भाग गए थे। सच में? हाँ, यही जुनून और गुरु शिष्य का संबंध इस घराने की आत्मा है। और आखिर में बनारस घराना, ये बाकी घरानों से कैसे अलग है? इसमें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे वादकों का भी नाम आता है। यही बनारस घराने की खूबी है। ये सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं है। बनारस वैसे भी एक ऐसा शहर है जहां हर कला फलती फूलती है ना। हाँ, ये तो है। इसके संस्थापक पंडित राम सहाय थे। इस घराने ने गायकी की ठुमरी जैसी विधाओं को तो निखारा ही, साथ ही तबला और शहनाई जैसे वाद्यों को भी नई ऊंचाइयां दी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को, जो पहले सिर्फ शादी ब्याह में बजने वाला वाद्य माना जाता था, उसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बनारस घराना अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। हाँ, विविधता और समावेशिता दोनों के लिए। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि चाहे वो सदियों पहले बने आध्यात्मिक केंद्र हों या संगीत की ये जटिल परंपराएं, ये मंदिर और घराने सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। ये आज भी जिंदा हैं और भारतीय संस्कृति को लगातार एक नया रूप दे रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दोनों ही संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के बहुत ही असरदार सिस्टम हैं। सिस्टम कैसे? देखिए, मंदिर अपनी वास्तुकला, मूर्तिकला और रीति रिवाजों के जरिए हजारों साल का ज्ञान सहेज कर रखते हैं, तो वहीं घराने गुरु शिष्य परंपरा के जरिए कला को एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। एक पत्थर में कहानी कहता है तो दूसरा सुरों में। इन स्रोतों को खंगालते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है। हमने देखा कि पुराने मंदिर राजाओं और राजवंशों ने बनवाए और घरानों को भी शाही संरक्षण मिलता था। जी। आज के दौर में जब संरक्षण के तरीके बदल गए हैं, अब राजा नहीं बल्कि सरकारें, कॉरपोरेट घराने या फिर आम जनता मदद करती है, तो संस्कृति के इन नए मंदिरों और कलात्मक घरानों का भविष्य क्या होगा? आने वाली